हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी कोच 91 यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग का एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आप लोग के फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा कि कौन से लोगों का सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपने सर्च करके इसे देखने आया है तो आपको इसके बारे में पता है। हम सीधे आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया आप लोग यार फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग फीडबैक दोगे तभी भैया हम कुछ इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। क्या इंप्रूवमेंट करना है ये सभी जानकारी हमें मिल पाएगी। तो यार लाइक और डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा जैसा भी आपको सेशन लगेगा, और साथ में यार कमेंट करके जो भी आप लोग हमें बताना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं वो लोग जो है जरूर सजेशन दीजिएगा। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट का नाम है आपका बेसिक्स ऑफ एनर्जी, और आपका एक यूनिट फर्स्ट यूनिट जो है इसी पूरी लेक्चर में, इसी पूरी वीडियो में जो है खत्म कर देंगे। अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे लेक्चर्स चलिए आगे, लेकिन भैया मैं कोशिश करूंगा कि सभी सब्जेक्ट का आप लोग की एक ही वीडियो में पूरा समाप्त, मतलब कि एक वीडियो में एक यूनिट समाप्त, ठीक है। तो चलिए यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बेसिक ऑफ एनर्जी आप लोग के फर्स्ट जो है यूनिट का नाम है। अब एनर्जी का नाम आया तो एनर्जी आप लोग को जानना जरूरी है। एनर्जी होती क्या चीजें हैं। तो भैया देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 7वीं 8वीं से ही इसके बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से जानकारी है, ठीक है। एक आप लोग इसे रिवीजन सीरीज मान सकते हो, रिवीजन करने के लिए, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भैया? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब यार जितनी भी आप कार्य कर रहे हैं, जितनी भी कार्य करने की आपके पास क्षमता है, दिस इज एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी उतनी है। अब भैया इसके बाद में आप लोग के सिलेबस में है ऊर्जा का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्लासिफिकेशन भैया इसको 3 टाइप्स में किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। ये तीनों टाइप्स हम लोग विस्तार से देखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा यार, पूरी अच्छी तरीके से आप लोग को मिलेगी कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी है आप लोग की कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, और तीसरी है आप लोग की रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट की हम बात करते हैं जो कि है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, ठीक है। प्राइमरी एनर्जी क्या होती है? वे होती हैं जो भैया प्रकृति में पाई जाती हैं या फिर प्रकृति में जो है इकट्ठा है। जैसे मुख्यतः अगर बात करें तो कोयला हो गया, आपका तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, लकड़ी हो गई, ये सभी चीजें एक हिसाब से प्रकृति में इकट्ठा है, प्रकृति में पाई जाती है, ठीक है। दिस इज अ प्राइमरी एनर्जी। ये आप लोग की प्राइमरी एनर्जी के सोर्स हैं, ठीक है। अब भैया देखिए, नेक्स्ट है प्राइमरी एनर्जी स्रोत, यानी सोर्स को ज्यादातर इंडस्ट्रियल यूज में जो है सेकेंडरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि क्या हो गया, कोयला, तेल, गैस, इन सबको भैया भाप तथा बिजली विद्युत बना करके जो है इसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भैया प्राइमरी एनर्जी को हम लोग सेकेंडरी एनर्जी में कन्वर्ट करके ही यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप लोग डायरेक्टली प्राइमरी एनर्जी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ऊष्मा के लिए, ताप के लिए भैया आप लोग कोयला को जला सकते हो, लकड़ी को जला सकते हो, ऐसे मतलब बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखे यार, हम क्या समझाएं मैं खुद ही नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अब भैया देखिए, प्राइमरी एनर्जी आप लोग की आशा है समझ गए होंगे, प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी। अगर कोई डाउट रहता है तो यार आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेगा। अब देखिए दूसरी आती है आप लोग की कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, ठीक है। देखिए कॉमर्शियल नाम आप लोग भैया, कॉमर्शियल मतलब कि जो बाजार में बिकता हो, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, वह एनर्जी सोर्स जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहती है उसे कॉमर्शियल एनर्जी कहते हैं। देखिए आप लोग भैया सिलेंडर जानते हैं, गैस सिलेंडर, ठीक है, सिंपल साधारण सा उदाहरण, ठीक है। जो लोग दुकानदार होते हैं या फिर होटल वगैरह पे, ठीक है, आप लोग की कॉमर्शियल सिलेंडर का यूज किया जाता है। कॉमर्शियल सिलेंडर थोड़ा बड़ा होता है, तो भैया वो जो है एक औद्योगिक मतलब बिजनेस के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अब घरेलू सिलेंडर आप लोग की अलग आती है, ठीक है। घरेलू सिलेंडर आप लोग को पता होगा, आप लोग यार बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग सिलेंडर के बारे में अच्छे से जानकारी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिसकी वैल्यू हो, जो मार्केट में मिलता हो, दिस इज कॉमर्शियल एनर्जी। और जो भैया फ्री हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जो बाजार में नहीं मिलता हो, ठीक है, सीधी सी बात, जो बाजार में ना बिकता हो, वह नॉन कॉमर्शियल एनर्जी होगी। देखिए नाम से ही आप लोगों को कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉमर्शियल एनर्जी के अगर उदाहरण देखिए तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, बिजली होगी, ये सभी चीजें आपको खरीदनी पड़ती है, ठीक है। अगर बात करें नॉन कमर्शियल की, जैसे पशुओं का गोबर हो गया, ठीक है। पशु का गोबर से पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है, ठीक है, कंडी वगैरह बनाया जाता है। कंडी क्या चीजें होती हैं, आप लोग अगर गांव के तरफ से होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। क्या होता था कि मतलब उसको बना करके सेट में एक ढाल करके, ठीक है, और उसको जो है धूप में सुखवा दिया जाता था, ठीक है। फिर उसे जो है खाना पकाने के काम में लिया जाता था, ठीक है। अब जलाने वाली लकड़ी हो गई, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, इन सभी की यार कोई वैल्यू नहीं है आपके मार्केट में, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो इस समय जो है इन सभी की वैल्यू भी होने लगी, ये सभी सामान्य भी बिकने लगे हैं। अब दोस्तों थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है।
अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, वे एनर्जी होती है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जो भैया कभी खत्म होने वाली नहीं है। जैसे कि पवन ऊर्जा, पवन मतलब हवा, हवा भैया कभी समाप्त होगी, बिल्कुल नहीं। सोलर ऊर्जा, सोलर मतलब आप लोग सीधे सूर्य की रोशनी समझिए, ठीक है, सूर्य की रोशनी कभी समाप्त होगी नहीं। अब उसके बाद में ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी चीजें आपकी कभी इंड होने वाली नहीं है, ठीक है, ये सभी चीजें जो इंड ना हो, जो खत्म ना हो, वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। इसका दोहन जो है बिना किसी हानिकारक प्रदूषण के छोड़े भी किया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी को, ठीक है। अब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है ये भैया एक सीमित मात्रा में होती है, ठीक है, इसको लगातार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। जैसे कि क्या है, कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, ये सभी चीजें एक टाइम के बाद में भैया समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए सोलर ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, सूर्य की रोशनी आती है, दिस इज सोलर ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। देखिए सोलर ऊर्जा का उपयोग जो है लोग कपड़े सुखाने वगैरह के लिए भी करते हैं, और भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करके यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में सोलर एनर्जी ही मौसम एवं जलवायु को परिवर्तित करता है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद में सौर ऊर्जा को विभिन्न प्रकार से यूज किया जाता है, लेकिन सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में बदलना मुख्य रूप से माना जाता है, ठीक है भैया। सोलर एनर्जी, सोलर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करना। आजकल देखिए सोलर पैनल आ चुका है ना, उसको लगा दिया, इन्वर्टर नीचे लगा दिया, काम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सी बात। इसे प्रकाश वैद्युत सेल की सहायता से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, सोलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आप लोग का पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा क्या चीजें हैं भैया, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो बहती हुई हवा से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन मतलब हवा, सीधी सी बात, बहती हुई हवा से उत्पन्न की गई एनर्जी को सीधे पवन ऊर्जा या हवा ऊर्जा जो भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। देखिए वायु एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, यहां पर देखिए वायु जो है एक, हवा जो है कभी खत्म होने वाली एनर्जी है नहीं, अभी हमने आप लोगों को पीछे बताया रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। इसके बाद में पवन ऊर्जा को बनाने के लिए जो है अधिकतर जगह पवन चक्कियों को लगाया जाता है। ये देखिए ये जो आपके सामने लगी हुई है पवन चक्की है, ठीक है। अब ये जो जिसके द्वारा जो है वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है। भैया देखिए ये जो आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है पंखे टाइप का है, ठीक है, जब हवा चलती है तो ये नाचता है, ठीक है, और जब भैया ये नाचता है तो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा के साथ में हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर का यूज कर लेते हैं, जनरेटर का यूज करके हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग का आता है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, ठीक है, यानी वैश्विक ईंधन भंडार। भैया पूरे विश्व में जो है ईंधन यानी कितना भंडार है, कितना फ्यूल रिजर्व है, इसके बारे में हम आप लोग तो बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कोयला क्या है, 2003 के अंत तक कोयला भंडार जो है वो 9,84,458 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था। भैया ये सभी चीजें एक अनुमान ही लगाई जा सकती हैं, इसको कंफर्म नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो भैया 2003 के अंत तक जो है 9,84,458 मिलियन टन कोयले का जो है अनुमान लगाया गया था कि पूरे विश्व में इतना कोयला है, जिसमें से सबसे बड़ा भंडार यानी कि सबसे ज्यादा कोयला जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 24.5% है। इस टोटल 9,84,458 मिलियन टन का 24.5% संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जो है कोयला उपलब्ध है। उसके बाद में रूस के पास है भैया दूसरे नंबर पे 15.9%, फिर चीन के पास है 11.6%, ठीक है। ये थी कोयला की बात। अब हम बात करते हैं तेल की बात, ऑयल की, ठीक है। तो ऑयल भैया 2003 के अंत तक तेल का भंडार यानी ऑयल का भंडार 1143 बिलियन बैरल होने का अनुमान लगाया गया था, ठीक है भैया। 2003 के अंत तक तेल का टोटल भंडार पूरे विश्व में 1143 बिलियन बैरल होने का जो है टोटल अनुमान लगाया गया था, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा जो है 23% तेल का वो सऊदी अरब के पास था, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा भैया गैस का, ठीक है। गैस को भी भैया 2003 के अंत तक जो है गैस का रिजर्व 176 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर होने का जो है अनुमान लगाया गया था। पूरे विश्व में 2003 के अंत तक जो है गैस का रिजर्व टोटल 176 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर का अनुमान लगाया गया था कि लगभग जो है इतना पूरे विश्व में जो है गैस है, ठीक है। उसके बाद में जिसका सबसे बड़ा हिस्सा की बात करें तो रूसी संघ के पास जो है लगभग इसका 27% हिस्सा है, ठीक है, गैस का। अब हम लोग बात करते हैं भैया एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया।
देखिए अभी तक जो है हमने पूरे विश्व की बात की थी कि पूरे विश्व में जो है कितनी एनर्जी, कितनी मतलब ऊर्जा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इंडिया में भैया सबसे पहले कोयला को देखते हैं। तो कोयला जो है भारत में लगभग 58.6 बिलियन टन विशाल कोयले का भंडार है। ठीक है भैया, भारत में लगभग 58.6 बिलियन टन कोयले का भंडार है, जिसमें से जो है 54 बिलियन टन हार्ड कोल है। ठीक है, और 4.6 बिलियन टन सॉफ्ट कोल है। और भारत के पास लगभग दुनिया का 7.1% जो है कोयला भंडार है। पूरी दुनिया में जितना कोयला भंडार है उसमें भारत का भैया सिर्फ 7.1% कोयला का भंडार है। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान रिजर्व और प्रोडक्शन अनुपात के अनुसार जो है लगभग 114 वर्षों तक रह सकता है। अगर बात करें जिस तरीके से वर्तमान में इसकी रिजर्व है, यानी कि जिस तरीके से हमारे इंडिया में इकट्ठा है और जिस तरीके से जो है इसका यूज किया जाता है, उसके अनुसार लगभग 114 वर्षों तक जो है यह कोयला रह सकता है। उसके पहले भी अब समाप्त हो सकता है, क्योंकि अब यूज यार दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, उसके बाद में यह भंडार जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये जो कोयला की भंडार है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में जो है उपलब्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर तेल की। ठीक है, अपने इंडिया में तेल का क्या हाल है। तो भारत का तेल भंडार लगभग 5.8 बिलियन बैरल अनुमानित भैया कि भारत में जो है टोटल 5.8 बिलियन बैरल जो है तेल है। ठीक है, जो कि कुल विश्व भंडार का लगभग 0.5% है। भैया 5.8 बिलियन बैरल पूरे विश्व में जितना तेल का भंडार है उसका लगभग 0.5% है। ध्यान रखिएगा, 0.5%, 1% भी नहीं है। उसके बाद में यह भंडार मुख्यतः बॉम्बे हाई, ऊपरी असम, कैम्बे, कृष्णा गोदावरी में स्थित है। भैया यह जो भंडार है वो कहां कहां स्थित है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बॉम्बे हाई, ऊपरी असम, कैम्बे, कृष्णा गोदावरी में स्थित है। ठीक है, और क्षेत्र के हिसाब से अगर पेट्रोलियम उत्पादन की खपत देखी जाए तो 42% परिवहन पर और 24% जो है घरेलू पर और 24% उद्योगों पर जो है इसकी खपत होती है। भैया पेट्रोलियम उत्पाद की खपत। ठीक है, पेट्रोलियम यानी कि तेल की खपत आप लोग मान सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। ठीक है, देश में कुल ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस की खपत लगभग 8.9% है। ठीक है भैया, पूरे देश में अपने इंडिया में जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसमें गैस की खपत की बात करें तो 8.9% यानी कि लगभग 9% जो है गैस की खपत होती है। उसके बाद में भारत में जो है 2017 तक 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट TCF, ठीक है, टी से ट्रिलियन, सी से क्यूबिक, एफ से फीट, ठीक है, सिद्ध गैस भंडार है। ठीक है, 2017 तक भैया अपने इंडिया में 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट भंडार है, मतलब गैस है, जो कि दुनिया में 22वें स्थान पर है। अगर बात करें भंडार की गैस की तो भाई अपना इंडिया जो है पूरी दुनिया में 22वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग भारतवर्ष 2017 तक जो है प्रति वर्ष 19,57,546 मिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस की खपत करता है। ध्यान रखिएगा, 19,57,546 मिलियन क्यूबिक फीट यानी कि MCF एक वर्ष में भारत में 2017 तक भैया खपत यानी कि खर्च करता था। ठीक है, करता था। इसके बाद देखते हैं विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। अपने इंडिया में विद्युत ऊर्जा की क्या हाल है। तो पूरे भारत की विद्युत ऊर्जा जो है उत्पादन करने की क्षमता 1,12,581 मेगावाट 31 मई 2004 को थी। देखिए भैया हमें लेटेस्ट जो है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, फिलहाल जहां तक मुझे जो अपडेट मिला 31 मई 2004 तक की थी। ठीक है, 31 मई 2004 को पूरे अपने भारत में जो है विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की जो टोटल क्षमता थी वो 1,12,581 मेगावाट थी। ठीक है, जिसमें से जो है 28,860 मेगावाट जो है हाइड्रो से और 77,931 मेगावाट जो है थर्मल से और 2720 मेगावाट परमाणु से और 1869 मेगावाट जो है पवन ऊर्जा से थी। इनसे जो है इतनी मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता था, बिजली से होता था। ठीक है, उसके बाद में परमाणु ऊर्जा आपूर्ति यानी न्यूक्लियर पावर सप्लाई, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भारत की ऊर्जा उत्पादन में 2.4% जो है हिस्सा परमाणु ऊर्जा का है। भैया भारत में जो है टोटल जितनी भी ऊर्जा यानी एनर्जी का उत्पादन होता है जिसमें से 2.4% हिस्सा जो है वो परमाणु ऊर्जा का है यानी न्यूक्लियर पावर का है। ठीक है, और उसके बाद में भारत के अंदर 6वें स्थान पर 17 परमाणु ऊर्जा इकाइयों का संचालन होता है। ठीक है, भारत के अंदर 6 स्थानों पर जो है 17 परमाणु ऊर्जा इकाइयों का जो है संचालन होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रो पावर सप्लाई की। हाइड्रो पावर सप्लाई यानी कि जो भैया पानी से
बनाई जाती है, सेम चीज। ठीक है, भारत में पानी के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता काफी अधिक है, लेकिन अब तक जो है केवल 15% जल द्वारा ही बिजली का उत्पादन होता है। भैया भारत में जो है पानी के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पादन करने की जो क्षमता है, ज्यादा से ज्यादा जो है पानी के द्वारा भारत में जो है बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है ये अभी तक की हम बात कर रहे हैं 31 मई 2004 तक, इसकी लेटेस्ट अपडेट हमें नहीं मिल पाई है, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग जो है देखिएगा, सर्च करेगा तो मतलब नई अपडेट मिल जाएगी, तो उसे जरूर आप लोग के अगर एग्जाम में आएगा तो उसे मेंशन कर दीजिएगा, यानी कि लिख दीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसे जरूर लिखिएगा। और ये आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स पाने के लिए आप लोग यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी नोट्स आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो देश की कुल उत्पन्न इकाइयों में पनबिजली की हिस्सेदारी में लगातार कमी आई है। यह वर्तमान में यानी कि 31 मई 2004 को 25% है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जलवायु में ऊर्जा उपयोग का प्रभाव। भैया ऊर्जा उपयोग करने से जलवायु में क्या प्रभाव पड़ती है, ये अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो भैया औद्योगिक गतिविधि में ईंधन के दहन से जो उत्पाद सामग्री उत्पन्न होती है, उनमें से कई को जो है वायु प्रदूषक माना जाता है, जो वायु पर्यावरण पर जो है प्रभाव डालते हैं। जब भैया ईंधन का दहन होता है तो कई जो है गैसें निकलती हैं, उनमें से कुछ वायु प्रदूषण होती हैं, जो कि भैया वायु पर्यावरण को, हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हो गया धूल, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन इत्यादि है। ठीक है, अब देखिए इसी की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो खतरनाक रासायनिक तत्वों का जो है बादलों के जल में मिल जाना और जल के पीएच मान को कम कर देने वाली वर्षा को जो है अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए अम्लीय क्या होता है, उदासीन क्या होती है, क्षारीय क्या होती है। आप लोग पीएच स्केल पढ़े होंगे 9वीं या 10वीं में। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि पीएच स्केल में टोटल जो है 14 तक स्केल रहती है, और 14 में जो है 1 से लेकर के 7 तक भैया अगर वैल्यू है तो वो अम्लीय रहती है। अगर जो है 7 है तो वो उदासीन रहती है, और 7 से लेकर के 14 तक है तो भैया वो होती है क्षारीय। ठीक है, तो भैया सीधे पीएच मान कम होगा तो भैया होगा क्या, अम्लीय होगी। जितना ही पीएच मान कम होता चला जाएगा उतना ही अम्लीय बनती चली जाएगी। ठीक है, तो भैया खतरनाक रासायनिक तत्व तो क्या करते हैं कि बादलों में जाकर के जल में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जल की जो बादल में जल होती है उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है, और उसी की वजह से भैया जब वर्षा होती है, वो मतलब पानी जब वर्षा के रूप में गिरती है तो भैया वही अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए ये कौन कौन सी जो है रासायनिक तत्व हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिश्रण होते हैं, ध्यान दीजिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जब भैया जल की वर्षा के जल में मिश्रण होते हैं, तभी क्या होता है कि जल की पीएच वैल्यू कम हो जाती है, और जब वो वर्षा होती है तो वही भैया अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, और अम्लीय वर्षा से सजीव व निर्जीव दोनों को बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जैसे पेड़ों का नष्ट होना, छोटे जीवों कीड़ों मकोड़ों का जो है नष्ट होना, त्वचा का जलना, ये सभी प्रॉब्लम होती है जब अम्लीय वर्षा होता है तो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दूसरी बात, ओजोन परत पर प्रभाव। ठीक है, अब भैया ओजोन परत पर भी पर्यावरण पर देखिए प्रभाव पड़ेगा तो लगभग यार बहुत से आगे चल करके हम लोग के प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए अभी तो मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे क्षति होगी हमारे। देखिए ओजोन परत की क्या कंडीशन है, कई जगह क्षेत्र भी पाई गई हैं। ओजोन परत नहीं रहेगा तो यार हम तो समझ रहे हैं कि मानव जीवन ही खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद। ठीक है, देखते हैं ओजोन परत पर प्रभाव क्या चीजें हैं। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है। देखिए ओजोन को O3 भी कहते हैं। ठीक है, जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, ओजोन देखिए अपने वायुमंडल में भी पाई जाती है, लेकिन वायुमंडल में इसकी जो है मात्रा बहुत कम है। अगर बात करें पृथ्वी से 30 से 32 किलोमीटर के ऊपर की, तो वहां पर जो ओजोन परत है, ठीक है, वहां पर जो है इसकी सांद्रता अधिक पाई जाती है। ओजोन परत क्या करती है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। ठीक है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को सोख लेती है, यानी कि रोक लेती है या सोख लेती है। ठीक है, और पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी तक पहुंचने का मतलब है कि अनेक तरह के खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का जन्म लेना, जैसे कि त्वचा कैंसर। ठीक है, और उसके बाद में ओजोन की मात्रा जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखिए अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों के ऊपर जो है वायुमंडल में ओजोन परत में छिद्र देखे गए। ध्यान दीजिए अंटार्कटिका, ये लाइन जरूर याद कर लीजिएगा। अगर भैया ओजोन के बारे में आता है आपके एग्जाम में तो इसको आप लोग जरूर लिखेगा। ठीक है, और हाँ एक बात और कि आप लोग अपने एग्जाम में आज जितना हो सके उतना पॉइंट वाइज लिखिएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पॉइंट वाइज हम लिखे हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखनी है। ठीक है, तो हमने ये बता ही दिया कि ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे मतलब
खत्म होती जा रही है, ओजोन की परत में जो है छिद्र होते जा रहे हैं। देखिए अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यहाँ पर जो है ओजोन की परत में छिद्र भी देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में ओजोन परत में छिद्र होने का कारण जो है वो मनुष्य खुद है। क्यों है? ओजोन परत में हो रहे चरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आप लोग यूज करके ही इससे ओजोन परत को लॉस करते हो। ठीक है, अब इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म आदि भी रासायनिक जो है पदार्थ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें मेन भूमिका निभा रहा है क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन निभा रहा है ओजोन परत की जो है छिद्र करने में या ओजोन परत को लॉस करने में। ठीक है, अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग जैसे एयर कंडीशनर, एसी, भैया आजकल सभी लोग सोचते हैं कि अपने घर में एसी लगवा ले। ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। देखिए जितने भी विज्ञान हमारी मतलब आगे बढ़ती चली जा रही है, उतने ही हम लोग की आगे से चल करके जीवन कठिनाई में हो सकता है बाद में। ठीक है, क्योंकि भैया देखिए पर्यावरण हम लोग का जब तक शुद्ध नहीं रहेगा तब तक हम लोग सही से रह नहीं पाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर विज्ञान भैया अपना विकास करता रहेगा, वैसे विकास करना भी चाहिए, लेकिन इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वैसे सरकार ध्यान देती भी है टाइम टाइम पर। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर हो गया, रंग इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, फिर वही हम लोग के मतलब ओजोन परत में जो है लॉस पहुंचाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं भूमंडलीय ऊष्मीकरण। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, और यही जो है हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या चीजें होती हैं? तो धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भैया लगातार जो है अपने पृथ्वी पर, अपने धरती पर गर्मी देखिए बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं वैसे सादा मतलब एग्जांपल दूं तो देखिए इस बार जो गर्मी इतना तेजी से और इतना पहले स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में धरती सूर्य की किरणों से जो है ऊष्मा प्राप्त करती है। यह किरण वायुमंडल से होते हुए धरती की सतह से टकराती है, फिर वही परिवर्तित होकर पुनः लौट जाती है। लेकिन धरती का वायुमंडल मतलब कई देशों से मिलकर बना है। सॉरी, यहाँ पर देश नहीं रहेगा। ठीक है, कई प्रकार के जो है गैसों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें जो है कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो चुका है, देशों लिख उठा है, यहाँ पर गैसें रहेंगी। ठीक है, गैसों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल है। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक आवरण बना लेती हैं जो लौटती किरणों को रोकती हैं। देखिए क्या होता है कि जब भैया सूर्य है, सूर्य से आपको पता है रोशनी प्राप्त होती है, वो रोशनी बहुत ही गर्म होती है। ठीक है, पर आप बैगनी किरण तो भैया हमारी ओजोन परत रोकती है, लेकिन पूरी नहीं रोक पाती है, तब भी आती है भैया ओजोन परत। इतना नहीं हो सकता कि 100% रोक ले। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो किरण आती है सूर्य की, वो सीधे आती है हमारी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आने के बाद में टकराती हैं, फिर उसको जो है वापस चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई जो है पर्यावरण में हमारी कई प्रकार की गैसें हैं, कुछ ग्रीन हाउस गैसें जो वापस जाते हुए भैया रोशनी को या किरण को रोकती हैं। ठीक है, उसी की वजह से भैया गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, हमारी जो सूर्य से रोशनी वो पूरी चली आ जा रही है, यानी कि किरण जो है सूर्य की वो पूरी चली आ जा रही है, लेकिन वापस जो है नहीं जा पा रही पृथ्वी से। ठीक है, इसलिए भैया दिन प्रतिदिन जो है हमारी पृथ्वी की गर्मी जो है बढ़ती चली जा रही है। उसी को भैया हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस प्रकार धरती की वातावरण को गर्म बनाए रखता है। ठीक है, तो भैया यही थी आप लोग के आज के इस सेशन में। आप लोगों को भैया ये सेशन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फर्स्ट यूनिट आप लोग का यही हमारा आशा है समाप्त होता है। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उसे जो है नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर कर दूंगा। बाद में एक वीडियो उठाऊंगा और उसी में जो है जितने भी टॉपिक छूटे रहेंगे सभी चैप्टर का उसे कवर कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग यार सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जो है लेक्चर या फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।